जब हम व्यवस्था की बात करते हैं तो भ्रष्टाचार और हमारी राजनीतिक व्यवस्था में परिवारवाद, ये दो मुद्दे बड़ी प्रमुखता के साथ उभर के सामने आए हैं, जिन्होंने हमारी व्यवस्था को खासा प्रभावित किया है। आप कैसे देखते हैं इन दोनों मुद्दों को? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा मनोज जी। दरअसल अगर मैं कहूं तो राजनीति में आने, पत्रकारिता में आने के लिए ऐसे सवालों ने ही प्रेरित किया। जब हम लोग विद्यार्थी थे तो जेपी ने जो आह्वान किया कि भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था हो, उन्होंने सवाल भी उठाया कि 62-63 में, फिर 65 में लोकायुक्त का सवाल उठा, भ्रष्टाचार के सवाल उठे। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कमेटी भी बनाई, उसके चेयरमैन जहाँ तक मुझे याद है मोरारजी देसाई थे, पर ये सब चीज़ें कुछ हो नहीं सकी। नवनिर्माण आंदोलन शुरू हुआ था, वो भी भ्रष्टाचार और व्यवस्था बदलाव को लेकर था। जेपी ने एक लेख लिखा, शायद इंडियन एक्सप्रेस में वो लेख था, कि वहाँ से क्या उम्मीद है, कि वो कैसे एक भ्रष्टाचार रहित नैतिक व्यवस्था बनाने में देश को मदद करेंगे, जिसके लिए गांधी से लेकर के हमारे क्रांतिकारियों ने, भगत सिंह, सुभाष बोस, इन सब ने अपनी कुर्बानी दी। उसी वक्त जेपी ने एक और बात कही थी। जेपी सरदार पटेल के पहले आलोचक थे। 74 में उन्होंने बड़ा एक लंबा लेख लिखा सरदार पटेल पर, पश्चाताप करते हुए कि सरदार पटेल कितने बड़े व्यक्ति थे, उन्होंने व्यवस्था को कैसे बेहतर बनाया। उसी क्रम में हम लोग युवा थे, पढ़ने की थोड़ी आदत पड़ी। दुर्गादास की मुझे किताब मिली। आप जानते हैं दुर्गादास आज़ादी की लड़ाई के सबसे प्रखर पत्रकारों में रहे। उनकी बड़ी चर्चित पुस्तक है इंडिया फ्रॉम लॉर्ड कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर। हर भारतीय युवा को जो बेहतर भविष्य चाहता है या राजनीति में काम करने वाले को उस पुस्तक को पढ़नी चाहिए। उसकी भूमिका लिखी है जाकिर हुसैन ने। उसमें एक प्रसंग है कि आज़ादी के तत्काल बाद राजेंद्र बाबू ने पंडित जी से, जो उस वक्त प्रधानमंत्री थे, कहा कि भ्रष्टाचार पर अंकुश रखने के लिए एक आयोग, ऑम्बुड्समैन बनाया जाए, जो राष्ट्रपति की भी मातहत हो सकता है या स्वतंत्र भी हो सकता है। और दुर्गादास लिखते हैं उस पुस्तक में, जिसकी भूमिका जाकिर हुसैन ने लिखी है, कि पंडित जी को यह बात बहुत नागवार गुजरी। शायद उन्होंने महसूस किया कि हमारी कैबिनेट पर यह टिप्पणी होगी। उन्होंने बहुत बुरा माना और नाराज हो गए। उसका परिणाम क्या हुआ? वो बात वहीं रुक गई। जो पंडित जी आज़ादी की लड़ाई के दौरान, जब बंगाल का अकाल पड़ा, उससे मौतें हुई, तो कहा था कि मैं चाहता हूं कि भ्रष्टाचारी जब हमारी सत्ता आएगी तो लैंप पोस्ट पर लटका दिए जाएं। जब राष्ट्रपति के रूप में राजेंद्र बाबू ने कहा, और मैं स्मृति के आधार पर कह रहा हूं, उस किताब में उल्लेख है, राजेंद्र बाबू ने कहा कि नहीं तो यह कांग्रेस के ताबूत में आखिरी किल साबित होगी। दिस वॉज द वर्ड। मैं मेमोरी के आधार पर कह रहा हूं, आप चेक करें जी। पर वो नहीं बना। उसके बाद मंत्रियों के भ्रष्टाचार के किस्से किसने उठाए? फिरोज गांधी ने उठाए। एक बड़ी चर्चित किताब है जिसे आज लोग याद नहीं रखते, मिनिस्टर्स मिसकंडक्ट, एजी नूरानी की जी। पंडित जी के कैबिनेट में वीके कृष्ण मेनन से लेकर जो जीप स्कैंडल हुआ, जो जीपें आपके पराजय में एक कारण भी बताई जाती हैं, चाइना से जो पराजय हुआ, उससे सारी चीज़ें उसमें उल्लेख है कि उस वक्त के मिनिस्टर्स के मिसकंडक्ट क्या थे, करप्शन क्या थे। पर उस पर कोई अंकुश नहीं लगा। बाद में तो बढ़ता ही गया। हमारी एक प्रधानमंत्री जी, उन्होंने कहा कि ये इंटरनेशनल फिनोमिना है। जेपी ने आंदोलन शुरू किया, हमारे उसके बाद वीपी सिंह जी ने आंदोलन शुरू किया, पर कभी भ्रष्टाचार उन्मूलन का व्यापक असर नहीं हुआ। और तो और आपको याद होगा, माननीय नरसिंह राव जी जब प्रधानमंत्री थे तो पूरा कमीशन बना बंबई में विस्फोट के बाद। पूरा कमीशन ने बहुत साफ साफ कहा, जिसकी रिपोर्ट बहुत दिनों तक सार्वजनिक नहीं की गई, कि कैसे राजनीति से लेकर, उद्योग से लेकर अपराधियों के क्या साठगांठ है। मैं सभी स्मृति के आधार पर आपको कह रहा हूं। तो शुरू से जो भ्रष्टाचार बढ़ना शुरू हुआ, वो पेड़ कैसे मजबूत होता गया और इतना विशाल पेड़ बन गया कि उसकी सफाई, हमारे वीपी सिंह भी आए, इसी नारे पर आए, पर उस पर कोई बहुत कारगर कार्रवाई नहीं हुई। आज प्रधानमंत्री जी आह्वान करते हैं आपको लाल किला से, उसमें भ्रष्टाचार खत्म करने की वो बात कर रहे हैं। और बहुत काम हुआ है 14 के बाद भ्रष्टाचार उन्मूलन में। जैसे मैं आपको 2-4 उदाहरण के रूप में बता दूं। बेनामी संपत्ति कानून 88 में बना, 88 में बना, रूल्स नहीं बने। रूल्स आपको शायद 16 में बने हैं या 14 के बाद, कम से कम इस सरकार के आने के बाद बने हैं। उसके अंदर न जाने कितने लोगों की कितने हजार करोड़ की संपत्ति जब्त हुई है। आज जितनी कार्रवाइयां भ्रष्टाचार के खिलाफ हो रही हैं, अगर उन दिनों हुई होती है, बेनामी संपत्ति के कानून उन दिनों बने होते, ब्लैक मनी रोकने के कानून उन दिनों बने होते। दूसरा, ब्लैक मनी जनरेट कहां से होता था? सेल कंपनियां। इस सरकार ने काम किया, 3 लाख सेल कंपनियां खत्म की। वो सेल कंपनियां मनी जनरेट करती थी जो बाहर जाता था। आज तो 1-1 पैसे का पेमेंट होता है सीधे। तब वो दौर था जब एक प्रधानमंत्री जी ने कहा तब कि दिल्ली से 1 रुपया चलता है, वो गांव में 5 पैसे पहुंचता है या 15 पैसे पहुंचता है। तो 85 पैसे जो इधर बंट रहे थे, उसको रोकने की कोशिश नहीं हुई। और मुझे तो आश्चर्य होता है कि रक्षा सौदे में भ्रष्टाचार के कारण सरकारें बदलती रही मनोज जी, पर किसी ने ये कोशिश नहीं की कि हम रक्षा सौदे बाहर से लगातार कम करें।
कभी नहीं हुआ। भारत सबसे बड़े हथियारों का खरीदार बना है। ये 14 के बाद क्यों कोशिश हो रही है कि हम स्वदेशी ताकत बनाएं? आज बड़े पैमाने पर आपका डीआरडीओ, बड़े पैमाने पर हथियार बनाकर देश में हम इस्तेमाल करें और एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग हथियार के क्षेत्र में। और आप जानते हैं कि हथियार के क्षेत्र में स्वावलंबी होने में लंबा समय लगता है, 10-15 वर्ष, पर बड़े पैमाने पर 14 के बाद मतलब जिस बड़े पैमाने पर काम हो रहा है कि भारत हथियारों के मामले में भी आत्मनिर्भर बने, दुनिया हमारे साथ, तो हमारे यहाँ तो ये स्थिति हमने व्यवस्था ने रहने दी जी, व्यवस्था ने रही। तो ये भ्रष्टाचार कैसे कहां तक पसर कर गया। और आज भ्रष्टाचार पर जहां भी कार्रवाई होती है आप देखिए किस तरह से मतलब उसके खिलाफ आवाज उठाई जाती है। और आवाज उठाते कौन लोग? ये व्यवस्था के बड़े ताकतवर लोग हैं। गांव का गरीब आदमी, गरीब किसान, असमर्थ लोग वो भ्रष्टाचार नहीं करते। इसलिए जो भी भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष करता है जनता उसके साथ होती है। अब मुझे कहने की जरूरत नहीं कि मौजूदा चुनाव में आप कई जगह देखें पिछले 14 के बाद, तो जो लोग भी भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष करते दिखते हैं उनको जनता समर्थन देती है, यानी जनता गलत नहीं है। ईडी कार्रवाई करती है तो कुछ दलों को तकलीफ होती है, कुछ सदस्यों को तकलीफ होती है, सवाल उठाए जाते हैं, क्यों? इसलिए क्योंकि मैंने कहा आपको एक लाइन अभी लास्ट में कहा कि ताकतवर समूहों के खिलाफ जिन्होंने भ्रष्टाचार किए हैं कार्रवाई आप करेंगे तो वो ताकतवर समूह है व्यवस्था के। इस व्यवस्था के भ्रष्टाचार में गांव का गरीब, किसान, आम नागरिक वो इन्वॉल्व नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे ये आजादी के बाद भ्रष्टाचार बढ़ना शुरू हुआ और अनइंटरप्टेड आज तक चला। अगर यही ईडी की कार्रवाई, यही बेनामी कानून बनाने जैसा, यही बेनामी कानून ही सिर्फ नहीं, अनेक ऐसे कानून बनाए गए जो ब्लैक मनी को आज रोकते हैं। तो ये रेरा कानून 14 के बाद जब ये सरकार आई तो क्यों बना? ये पहले क्यों नहीं बना? लोकायुक्त का कानून 62-63 से बात हो रही थी, सरकार आके आने के बाद क्यों बना? ये पहले क्यों नहीं बना? जी, आप यही जब जनता की मांग से सरकारें बदल रही थी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार बदलकर केंद्र में सरकारें बन रही थी। 77 में जनता पार्टी भी बनी, आपको याद होगा। वही मूल मुद्दा था संपूर्ण बदलाव का। हमारे माननीय वीपी सिंह जी की सरकार आई। तो ये सारी चीजें अगर उसी वक्त हो गई होती कि बेनामी संपत्ति जो रखेगा हम कार्रवाई करेंगे, ये तो समर्थ लोग ही ना रखते हैं, आप जानते हैं। तो ये कारण है कि ताकतवर लोग, समर्थ लोग, इस देश का जो प्रभुत्वशाली वर्ग है, अगर उसके खिलाफ कार्रवाई होती है तो वो निश्चित रूप से वो नाराज होगा और अपनी आवाज उठाएगा। 3 लाख सेल कंपनियां इस देश में बनने लगी और गैरेज से हजारों हजार करोड़, लाखों करोड़ पैसे, गैरेज में किसी का दुकान चल रहा है वहां से सेल कंपनियों से पैसे आने लगी। तो इसी देश में हुआ है। 3 लाख उसके डायरेक्टर्स थे, रातों रात खत्म हो गए, कहीं आवाज नहीं उठी। तो हमारी सिस्टम ने पैरेलल ब्लैक मनी जनरेट करने का जो एक बड़ा जाल खड़ा कर लिया था, वही जाल ऊपर से जो 1 रुपया चलता था उसका 85 पैसा ले लेता था। ये वो ताकतवर ग्रुप था। आपने देखा कि जब अनिवार्य किया गया कि अखबारों में जब सरकारी दफ्तरों में जाएं, कॉलेजेस में जाएं, तो आपको अटेंडेंस देने के लिए वो आपको बायोमेट्रिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये नियम बना। उससे पता चला कि एक आदमी फिक्टिशियस रूप से 10 जगह से तनख्वाह ले रहा था। आदमी नहीं है, तनख्वाह जा रहा है। राशन कार्ड 25 लोगों का चल रहा है लेकिन सब फर्जी हैं। कितनी चीजें फर्जी पकड़ी गई हैं ये तो आपको मालूम है। अब डायरेक्ट आते ही सरकार ने बेनामी सारी चीजों पर कार्रवाई की, डायरेक्ट लोगों के अकाउंट में पैसे जा रहे हैं। कितना बड़ा बदलाव हुआ है। आप वही पैसे हैं जो सीधे लोगों के अकाउंट उसमें पहुंचे। इस बदलाव पे मैं आपसे और समझने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले क्योंकि राजनीतिक मैं लौट कर परिवार बात वो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। युवा दिनों में और आज भी डॉक्टर लोहिया के विचारों ने हम सबको बड़ा आकर्षित किया, और लोहिया के जिन विचारों ने हमें आकर्षित किया उनमें एक परिवारवाद के खिलाफ का नारा था। सबसे अधिक उस वक्त परिवारवाद के खिलाफ लोगों का आह्वान और जिस एक व्यक्ति ने पूरा जीवन विपक्ष में रहते हुए उठाई वो डॉक्टर लोहिया थे। उनके साथ जो लोग पैदा हुए आज वो देखिए सारे के सारे परिवारवाद के जनक हो गए हैं। उनकी पार्टियां प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई हैं परिवार की। बहुत कम लोग एक आध जगह आपको मिलेंगे जिनकी पार्टियां निजी कंपनी के रूप में काम नहीं करती। अब मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन दक्षिण से लेकर उत्तर तक कई राज्यों में 35 वर्षों से परिवार के लोग दल के अध्यक्ष हैं। ऊपर जम्मू कश्मीर से आप शुरू करिए और नीचे तक चले जाइए, एक ही परिवार के पास 30 वर्ष 40 वर्ष पार्टी अध्यक्ष हैं। उसी परिवार के नाते रिश्तेदार 20-20, 25-25, 40-40 लोग इफेक्टिव पोस्ट पर हैं। पार्टी, एमपीज, एमएलए एक ही परिवार से, उनके नाते रिश्तेदार। तो ये तो नया राजतंत्र है लोकतंत्र के अंदर। लोकतंत्र से अच्छी कोई व्यवस्था मनोज जी नहीं हो सकती जी। लेकिन लोकतंत्र की स्पिरिट को खत्म करने का काम है। लोहिया, जयप्रकाश या बाकी पुराने लोगों की यह मांग थी कि दलों के अंदर अंदरूनी लोकतंत्र होगा तब लोकतंत्र काम करेगा। तो दलों के अंदर तो हमने राजतंत्र कायम कर लिया, अब बाहर लोकतंत्र की बात हम कर रहे हैं। बड़े दलों के साथ एक समस्या, बड़े दल चाह करके भी वो राजतंत्र नहीं कायम कर सकते दलों में, क्योंकि वो पूरे देश में फैले होते हैं। तो उनके यहां कोई ना कोई डाइवर्स आवाज उठ जाएगी। और छोटे दल जो
अलग अलग अपने राज्यों को अपना उन्होंने एक तरह से अपना जागीर बना लिया है और परिवार के रूप में राज कर रहे हैं। आप उनका इतिहास उठाकर देखिए, कोई 30 वर्षों से 35 वर्षों से या तो विपक्ष में है या सत्ता में है, और पार्टी और सरकार और संसदीय व्यवस्था में उनका कब्जा है।